बच्चों कैसे हो आप लोग। हम उम्मीद करते हैं आप लोग पहले की भांति अच्छे और काफ़ी अच्छे होंगे और निरंतर पढ़ रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं समीर कुमार बंसल आज आपका इस ग्रुप में, इस चैनल में मेरा दूसरी क्लास है और मैं आपको फिर नई क्लास लेकर आया हूं। जैसे कि मैंने पहली कक्षा में आप लोगों को बताया था, पहले चैप्टर में शिक्षिका द्वारा बजट का प्रदर्शन, मैंने बजट के बारे में बताया था। तो बच्चों आज मैं दूसरा चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है आय, व्यय और बचत। तो हमारे जितने भी हाई स्कूल के बच्चे होंगे और होम साइंस अगर लिए होंगे 9-10 के बच्चे, तो देखेंगे कि बोर्ड परीक्षा एकदम करीब है, 16 तारीख से परीक्षा है आप लोगों की। तो बच्चों आप लोग डरिए मत, हम आपके मार्क को लाने में और आपके मार्क को अच्छा लाने के लिए मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूं अपने वीडियो के माध्यम से। और जहां तक हो सक रहा है मैं आपके लिए शॉर्ट करके लाया हूं कि ताकि बोर्ड परीक्षा में आपका 70 में आपका जो है 65 नंबर कहीं आपका गया ही नहीं है। 65 नंबर आपको ला के मैं दिखवाऊंगा। निरंतर आप इस चैनल से जुड़े रहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि 65 नंबर आपका कहीं जाएगा नहीं। और आप लोग सिर्फ एक काम करिए, हमारे इस वीडियो को निरंतर देखते रहिए और पढ़ते रहिए, रटिएगा मत, सिर्फ आप समझिए और समझने से आपका जो है काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ सकता है। तो क्या आप तैयार हैं बच्चों? हमें उम्मीद है कि आप लोग जो है तैयार हैं और कॉपी पेन लेकर बैठे रहिए। जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे वैसे आप लोग नोट करिएगा और अपने शब्दों में सुनने के बाद उसको कॉपी में लिखिएगा और जहां भी दिक्कत आएगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उसको समझाने का पुनः प्रयास करूंगा बच्चों। तो आइए पहले हम पाठ के बारे में जानेंगे। तो बच्चों पाठ का नाम है आय, व्यय और बचत। जैसे कि आप पाठ से ही समझ रहे हो कि आय को हम जानते हैं, जिसे हम पहले बताते पहले की कक्षा में, आय का मतलब होता है कमाई। क्या होती है? कमाई होती है। ठीक है, कितना हम लोग कमा रहे हैं उसको कहते हैं आय। और व्यय को हम कहते हैं खर्च। क्या बोलते हैं बच्चों? खर्च बोलते हैं। खर्च समझते हो ना, जितना हम लोग कमाते हैं उससे ज़्यादा हम लोगों की खर्च है। आज के ज़माने में आपको पता है कि कमाई से ज़्यादा हम लोगों को खर्चा हो रहा है। तो इसलिए अगर हम आय और व्यय और बचत के बारे में नहीं सीखेंगे तो बच्चों, तो हमारा जो है आने से ज़्यादा क्या हो जाएगा? खर्च हो जाएगा। इसलिए आय के साथ हमें खर्च का भी ध्यान देना है और खर्च के साथ हमें कैसे बचत करना है। और बचत माने होता है बचाना। बचत का मतलब क्या होता है बच्चों? बचाना। तो हम कमाएंगे और कितना खर्च करेंगे और कितना बचाएंगे, यही आज हम लोगों का क्या है? चैप्टर है। तो बच्चों आप लोग तैयार हैं? तैयार है, हमें पता है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए फिर हम देखते हैं आय और व्यय के बारे में क्या कैसे प्रश्न पूछता है बोर्ड में और कैसे प्रश्न बोर्ड परीक्षा प्रकार के प्रश्न जो है बोर्ड परीक्षा में आपसे पूछेगा। तो आप डरिएगा मत, निरंतर वीडियो देखो कैसे प्रश्न पूछेगा। ये 4 नंबर में प्रश्न आते हैं, ये 4 से 6 नंबर में ऐसे प्रश्न पूछेगा। एक प्रश्न को घुमा के पूछेगा कि पारिवारिक आय किसे कहते हैं तथा पारिवारिक आय के प्रकार को बताइए और विस्तार से समझाइए। तो आप जो है निरंतर डरिए मत, ऐसे प्रश्न को आप एकदम हलवे के तरीके से सीखेंगे। हलवा आप खाए हैं ना, तो सेम उसी तरीके से आपको समझ में आएगा कि पारिवारिक आय, परिवार में आप रहते हो उसकी इनकम आय किसे कहते हैं। उसकी जो आय होती है, परिवार में जो लोग पैसा कमाते हैं उसे क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, मतलब क्यों, मतलब ये परिवार में जो पैसा आता है उसका कैसे हिसाब किताब होता है तथा पारिवारिक आय के कितने प्रकार होते हैं, कमाने का जो जरिया होता है वो कितने प्रकार के बताए जा सकते हैं। तो ये 4 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछेगा या 6 नंबर पूछेगा। तो आप डरिएगा मत। पहले हम जानेंगे पारिवारिक आय क्या होती है। पारिवारिक आय जो है जानेंगे तो पहले आप लिखिएगा उत्तर जो है कि पारिवारिक आय, पारिवारिक आय विविध आवश्यकताओं, विविध बोल सकते हो या विभिन्न बोल सकते हो। पारिवारिक आय विविध आवश्यकताओं की पूर्ति, विविध आवश्यकताओं की पूर्ति का क्या है एक केंद्र है। पूर्ति का केंद्र है। पारिवारिक आय विविध आवश्यकताओं की पूर्ति का क्या है? एक केंद्र है। क्या बोल सकते हैं इसको? हम केंद्र बोल सकते हैं, क्योंकि परिवार में जो है जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं बिना आय के वो आवश्यकता पूरी नहीं हो सकती है। इसलिए परिवार में सदस्यों का काम होता है कि वो पैसा कमा के लाएं ताकि सारी आवश्यकता
बड़े आसानी से पूरी हो सके। तो इसको आसान शब्दों में बताना है कि पारिवारिक आय विविध आवश्यकताओं की पूर्ति का क्या है, केंद्र। केंद्र माने होता है एक प्रकार का स्थान। क्या है? स्थान है जिसमें सारी आवश्यकताएं बड़े आसानी से पूरी हो सकती हैं। तो बच्चों आपको याद हो गया होगा कि पारिवारिक आय विविध आवश्यकताओं की पूर्ति का क्या है, केंद्र है, जिससे सारी आवश्यकता हमारी आसानी से पूरी हो सकती है। जो भी हम सामान वगैरह लेना चाहते हैं वो आय के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो ये क्या है, एक प्रकार का केंद्र है। जब तक हमारे पास पैसा नहीं रहेगा हम आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो है पारिवारिक आय क्या है, विविध आवश्यकताओं की पूर्ति का एक केंद्र है। तो केंद्र बता देना, आप बोर्ड एग्जामिनर देखेगा तुरंत आपको 2 नंबर तो दे ही देगा। लेकिन अभी यहाँ पे हमारा उत्तर कंप्लीट नहीं हुआ बच्चों। इसके अनुसार कुछ वैज्ञानिक समाजशास्त्री हैं, उन्होंने अपने शब्दों में कुछ कहा है इसके बारे में। तो आइए उसको भी जानते हैं। देखते रहिएगा बच्चों, डरिएगा मत। डर के आगे आपको एक चीज याद रखना है, डर के आगे क्या होती है, जीत होती है। तो आप निरंतर लगे रहिए, डरिए मत। तो एक वैज्ञानिक थे, समाजशास्त्री थे, उनका नाम था प्रोग्रास क्रेंडल। क्या नाम था? प्रोग्रास क्रेंडल। प्रोग्रास क्रेंडल जो है, याद रखिएगा कि इन्होंने पारिवारिक आय की क्या दी थी, परिभाषा दी थी। तो ये क्या कहते हैं इसमें, ये कहते हैं कि जो है पारिवारिक आय जो होती है, पारिवारिक आय वह आय होती है जिसमें परिवार के सदस्यों की आवश्यकता पूर्ति संतोषजनक तरीके से हो सकती है। वह आय, पारिवारिक आय वह आय होती है जिसमें परिवार के सदस्यों की आवश्यकता पूरी संतोषजनक तरीके से हो सकती है। इन्होंने कहा है कि परिवार में जो आय होती है, जो परिवार के सदस्य लोग पैसा कमा के लाते हैं, उसमें सदस्यों की जो आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति संतोष मतलब इच्छा के अनुसार जो है बड़े संतोषजनक तरीके से हो सकती है। अगर जो है परिवार के सदस्य अच्छी तरीके से पैसा कमा के ला रहे हैं, तो जो गृहिणियां घर में खाना वगैरह बना रही हैं, उनके सामग्री में उनके जो सामान है उसकी जो है सामग्रियों की पूर्ति संतोषजनक तरीके से हो सकती है। इनका कहना यही है प्रोग्रास क्रेंडल के अनुसार। तो आप जरूर याद रखिए पारिवारिक आय किसे कहते हैं और पारिवारिक आय की परिभाषा किसने दी थी, प्रोग्रास क्रेंडल ने। इसको हम नोट कर लीजिए। आइए हम अगले पॉइंट तरफ चलते हैं। तो बच्चों अभी आपने पढ़ा कि समझा पारिवारिक आय किसे कहते हैं, इसको मैंने बताया, और एक मैंने समाजशास्त्री जो थे प्रोग्रास क्रेंडल, उनके अनुसार मैंने उनकी परिभाषा दी। तो अब पूछ रहा लास्ट में कि पारिवारिक आय के प्रकार को बताओ। तो पारिवारिक जो आय होती है वो कितने प्रकार की होती है। अच्छा, अगर आपसे यही प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आ जाए, आपको ना याद रहे, तो आप इसको कैसे बताओगे। आप तो यही कहोगे ना कि जो आय होती है वो बहुत प्रकार की होती है, कि हम जो है व्यापार करते हैं तो हमें पैसा मिलता है, हम रोजगार करते हैं, जो है ईंटा गारा करते हैं, किसानी करके पैसा लाते हैं, हम किसी न किसी माध्यम से पैसा इकट्ठा करते हैं, वही हमारी आय है। तो ऐसे तो बताओगे ये तो सही माना जाएगा। लेकिन अगर हम होम साइंस की भाषा में बात करें कि आय कितने प्रकार की होती है, तो वहां पर आप क्या बताओगे कि आय जो है 2 प्रकार की होती है। आय 2 प्रकार की होती है आय कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। तो आप लोग बताइएगा कि आय कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 होती है प्रत्यक्ष आय। कौन सी आय? प्रत्यक्ष आय। नंबर 1 प्रत्यक्ष आय। नंबर 2 अप्रत्यक्ष आय। नंबर 2 अप्रत्यक्ष आय। तो बच्चों आपको पता है कि आय कितने प्रकार की मैंने बताया, 2 प्रकार की। एक होती है प्रत्यक्ष आय
और एक होती है अप्रत्यक्ष आय। तो पहले तो हम जानेंगे प्रत्यक्ष आय क्या होता है, अप्रत्यक्ष आय क्या होता है। हेडिंग्स लिखिए, हेडिंग्स को याद रखिएगा और हेडिंग्स पर ध्यान दीजिएगा। आपको बना के अपने शब्दों में अच्छे से लिखा। मैंने जब बताया है कि शब्दों को अपने विचार से, हेडिंग के माध्यम से उसको समझो पहले कह क्या रहा है, तो अपने शब्दों में लिखिए। क्योंकि जो क्लास 10th की जो लेवल होती है उसमें कुछ विचारधाराएं अपने हिसाब से जोड़ना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में कदम रखने से वो काम खराब ही जाता है। सोचिए, विचारिए कि क्या इसका उत्तर हम अपने शब्दों में देंगे तो सही है। हाँ, कुछ बनाइए आप लोग। तो जैसे कि प्रत्यक्ष आय की बात कर रहा है, प्रत्यक्ष आय उसे कहते हैं जिसमें परिवार के सदस्यों या परिवार के मुखिया द्वारा वो वेतन अर्जित किया जाता है। उसे कौन सा आय बोलेंगे बच्चों? प्रत्यक्ष आय। एक बार फिर सुन लीजिए, परिवार के सदस्य या मुखिया द्वारा अर्जित किया हुआ धन प्रत्यक्ष आय कहलाता है। और नंबर दूसरी बात आती है अप्रत्यक्ष आय। तो कुछ लोग कहेंगे सर उसी का उल्टा ना कर दें, तो उल्टा नहीं बताएंगे उसका। ये जो अप्रत्यक्ष आय होती है इसमें सेवाएं निःशुल्क मिलती हैं, जिसे हम वेतन कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? वेतन बोलते हैं। प्रत्यक्ष आय में लोगों को स्वयं कमा के खुद अपना मैनेज करना पड़ता है। मतलब जो परिवार के सदस्य मुखिया होते हैं वो जाकर कमा के व्यवसाय करके रोजगार करके वो पैसे इकट्ठा करते हैं, तो उसे प्रत्यक्ष आय में रखा जाता है। अप्रत्यक्ष आय में सेवाएं निःशुल्क होती हैं, जो जैसे कि आपको पता है कि कंपनी वगैरह हो गई, उसमें आपको बोनस फंड मिलता है, पीएफ मिलता है, वो प्रत्यक्ष में नहीं आएगी, वो अप्रत्यक्ष आय में आएगी। ऐसी आय जिसमें आपको छूट मिले उसे अप्रत्यक्ष आय कहते हैं। और प्रत्यक्ष आय में आपको वेतन के तरीके से है, जिसमें परिवार के जो सदस्य मुखिया होते हैं वो व्यवसाय करके पैसा इकट्ठा करते हैं, उसे हम प्रत्यक्ष आय करते हैं। तो बच्चे आप नोट कर लीजिए कि आय कितने प्रकार की होती है। आय दो प्रकार की होती है, नंबर 1 प्रत्यक्ष आय, नंबर 2 अप्रत्यक्ष आय। अगर आपको समझ में नहीं आया हो बच्चों तो वीडियो पीछे करके देखिए। उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रश्न में जितना मैंने बताया, परिवार आय किसे कहते हैं, परिवार आय की परिभाषा किसने दी थी, प्रोग्रास क्रेंडल ने, और दूसरा मैंने बताया आय के कितने प्रकार होते हैं। आय के 2 प्रकार होते हैं। इसको अपने शब्दों में खुद बनाइएगा और लिखकर हमें कमेंट करिएगा। सर अगर समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा उसको समझाने का प्रयास करूंगा। आइए बच्चों अगले प्रश्न पर चलते हैं। आइए बच्चों, इसी पाठ में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो इस पाठ से हर बार मैंने देखा है पूछा जाता है। ये पाठ है आय व्यय और बचत। मैंने अभी पारिवारिक आय के बारे में बताया था आपको। तो अभी इसी पाठ में एक बहुत ही जरूरी प्रश्न है बच्चों, जो हर बार बड़ी बड़ी क्लासों में पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम में 100 बार ये मैंने देखा है पूछा गया है। कि प्रश्न है पासबुक और चेकबुक में अंतर। चेकबुक में अंतर, ये अंतर वाले क्वेश्चन 4 नंबर में पूछे जाते हैं। लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय में पूछेगा, तो आपको इसका उत्तर मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में बताऊंगा ताकि आपको याद हो जाए। तो बच्चों ये प्रश्न हर बार पूछेगा, इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा। और परीक्षा के बाद आप जरूर इस चैनल में कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। सर ने जो पढ़ाया था बोर्ड में वही आया है। तो बच्चों आप निरंतर लगे रहिए ताकि आपको ऐसे प्रश्न आए तो चूकिए मत, अच्छे से नंबर लेकर आओ। इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि पासबुक और चेकबुक में अंतर। आप बैंक में गए होंगे, बैंक में सारा काम होता है, बैंक में सबका पैसा इकट्ठा रहता है, क्योंकि बैंक ऐसा साधन है जिसमें हमें पैसा का जो है लेन देन हमेशा लगा रहता है। पैसा का भंडार जिसे कहते हैं बैंक है, पैसा का केंद्र क्या है? बैंक। ठीक है, तो बैंक में जो खाता खुलता है उसमें आपको पासबुक मिलती है, कुछ चेकबुक मिलती है। तो आज उसी के बारे में हम अंतर बताएंगे आपको। तो पहला है आपका पासबुक। क्या है? पासबुक। तो पासबुक कैसे क्या है इसके बारे में जानेंगे बच्चों। चलो ध्यान देंगे कि बैंक में खाता खोलने, याद करते रहिए, लिखते भी रहिए। बैंक में खाता खोलने के उपरांत, बैंक में खाता खोलने के उपरांत बैंक द्वारा खाता खोलने वाले व्यक्ति को एक लेखा जोखा पुस्तिका प्रदान करता है। क्या करता है? पुस्तिका प्रदान करता है।
जिसे पासबुक कहते हैं, जिसे पासबुक कहते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में बच्चों है, ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा समझ लीजिए, बस आपका बेड़ा पार है। बैंकों में खाता खोलने के उपरांत बैंक द्वारा खाता खोलने वाले व्यक्ति को एक लेखा जोखा पुस्तिका प्रदान होती है। क्या होती है? पुस्तिका प्रदान होती है, जिसे क्या बोलते हैं? पासबुक कहते हैं। बच्चों, जब आप बैंक में जाओगे, जो ऑपरेटर बैठा रहेगा, जो बैंक का मैनेजर होगा, जो बैंक में काम करता होगा, कार्यरत होगा, वो आपको एक पुस्तिका देगा, जो जिसको क्या बोलते हैं? लेखा जोखा पुस्तिका, जिसमें आपका पैसा निकालना और जमा करने का राशि उसमें लिखी जाएगी। उस पुस्तिका को ही क्या बोलते हैं? पासबुक बोलते हैं। आपको याद हो गया होगा, मैं फिर समझाने का प्रयास करूंगा कि बैंक में खाता खोलने के उपरांत, जब बैंक में खाता खोलोगे उसके बाद में बैंक द्वारा खाता खोलने वाले व्यक्ति को, जो खाता खुलवाएगा उस व्यक्ति को एक लेखा जोखा, जिसमें लिखा और पढ़ा रहेगा कि कितना पैसा कब जमा हुआ, कितना निकाला गया, उस पुस्तिका को ही क्या बोलेंगे? पासबुक कहते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों? पासबुक कहते हैं। आगे देखेंगे, पासबुक, जो पासबुक होती है बच्चों, पासबुक के अंदर व्यक्ति का नाम होगा और व्यक्ति का पता होगा और व्यक्ति की जो है क्या होगी? धनराशि अंकित होगी। उसमें क्या होगी? धनराशि अंकित होगी। ठीक है। और व्यक्ति का खाता संख्या, ये सब चीजें पासबुक के अंतर्गत रहेंगी। इससे ही आप जान जाओगे पासबुक है। पासबुक में क्या होता है? व्यक्ति का नाम रहेगा कि किस व्यक्ति की पासबुक है। नंबर दूसरा, व्यक्ति का पता रहेगा कि व्यक्ति का किस स्थान से निवास करता, कहाँ पे रहता है, व्यक्ति का निवास स्थान कहाँ है। उसके बाद व्यक्ति की धनराशि अंकित होगी, जितना पैसा वो जमा करेगा, जितना पैसा निकलवाएगा, वो पासबुक के अंदर लिखी होगी, अंकित होगी। और व्यक्ति का खाता संख्या, जो भी पासबुक रहेगी उसकी एक संख्या दी जाती है, जिसे बोलते हैं खाता संख्या। वो भी खाता संख्या उसमें अंकित रहेगी, वही पासबुक कहलाती है। अब आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, आसान शब्दों में मैंने बता दिया बच्चों। पेपर में आएगा तो आप छोड़िएगा मत, करके आइएगा ताकि आपका अच्छा नंबर आ सके। आइए देखते हैं चेक बुक क्या होता है, तब तक आप नोट करते रहिए। और एक चीज याद रखिएगा कि जो लड़ता है बच्चों वही आगे बढ़ता है। तो आप लोग लड़िए, बोर्ड एग्जाम से लड़िए और नींद को भूल जाइए, ठंड को भूल जाइए, परिश्रम करिए। सफलता आपका जो है पीछे लगी हुई सफलता, ताकि आप अगर इन सबसे छूट ले लिए, अगर ठंडी को छोड़ दिए, अगर आप भूल गए ठंडी है, तो आप इससे बेहतर नंबर लाओगे। और हम बच्चों आपसे उम्मीद करते हैं कि आप 70 में 65 नंबर जरूर लेकर आओगे बच्चों। हम आपसे बहुत उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं, इसलिए रात दिन आपके साथ लगे हुए हैं। तो बच्चों आप लोग मेहनत करिए ताकि 65 नंबर आपका कहीं जाए ना बच्चों। चलिए अब देखेंगे चेक बुक। तो आप लोग तैयार हैं? चलिए ठीक है। तो चेक बुक बैंक द्वारा जमाकर्ता, चेकबुक बैंक द्वारा जमाकर्ता के मांगने पर उसे प्रदान करता है। चेकबुक जो होती है बच्चों, चेकबुक बैंक द्वारा जमाकर्ता के मांगने पर उसे प्रदान की जाती है। ऐसा नहीं है कि सबको ही चेकबुक मिलती है। बैंक जो है, जो जमा करता है, उसके मांगने पर ये जो है चेकबुक उसे प्रदान करती है। सबको अलाउड नहीं है कि चेकबुक सब लोग यूज कर सकें। इसलिए जो है चेक का प्रयोग जो है वही लोग करते हैं जो जमा करता जो होता है, जो मांगेगा कि हमें, उसमें एक शर्त होती है कि उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति के खाते में एक निश्चित धन
राशि होनी चाहिए, तभी उस व्यक्ति को चेकबुक मिल सकती है, अन्यथा चेकबुक नहीं मिल सकती है। क्योंकि चेकबुक उसे ही दिया जाता है जिसके खाते में एक निश्चित धनराशि होती है। ये नहीं कि सब लोग चेकबुक ले लो भैया, लो साइन कर लो, जाओ पैसा निकाल लो, ऐसा नहीं है। चेकबुक सिर्फ उसे ही बैंक प्रदान करेगी जिसके अकाउंट में, जिसके खाते में एक धनराशि शेष निश्चित तरीके से रहेगी, बहुत ज़्यादा पैसा हो, ताकि वो उसमें कभी जो है उसका मतलब उसका पैसा जो है उसमें से निकाला ना जाए, हमेशा वो सेफ्टी से बना रहे, उसे ही चेकबुक बैंक प्रदान करती है। ऐसे नहीं है कि सबको जो है चेक बांटती रहे। तो चेकबुक का एक नियम होता है, एक शर्त होता है कि सब व्यक्तियों को नहीं दे सकती है, उसी व्यक्ति को देगी जिसके अकाउंट में, जिसके खाते में एक निश्चित धनराशि होती है, वही व्यक्ति को जो है चेकबुक मिलती है। बच्चों आपको समझ में आया होगा बच्चों, उम्मीद करते हैं कि ये आप उतारोगे और उसके बाद आप दोनों अंतर होमवर्क करके, आप जितने बच्चे हमारे स्कूल के देख रहे होंगे, जो भी बच्चे हमारे व्हाट्सएप से जुड़े होंगे, वो बच्चे जो है इसको करके हमें अपना होमवर्क दिखाएंगे और याद करके भी हमें सुनाएंगे। उम्मीद करते बच्चों आपको समझ में आया होगा। आइए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं, फिर हम अगला प्रश्न देखते हैं कि बचत का जो उद्देश्य होता है वो कैसे होता है, मतलब उस जो बचत करते हैं उसका मेन उद्देश्य क्या होता है। ये पाठ का ये जो प्रश्न होता है बहुत ही जरूरी है। ये पेपर में मैंने देखा ये भी बहुत बार पूछा गया है, तो इसलिए मैंने सोचा कि अपने बच्चों के सामने ऐसे प्रश्न को मैं उनसे निधरक करवा दूं कि वो बच्चे जो है देखें और इसको हलवा समझ के पेपर में लिखें, ताकि वो आसान शब्दों में लिख सकें और बेहतर अच्छा रिजल्ट ला सकें। तो बच्चों डरिए मत, हम आपके साथ लगे हुए हैं। बचत का उद्देश्य, बचत करेंगे तो उसका क्या लाभ होगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें मैंने 4 हेडिंग लिखी हुई है। तो इस चारों हेडिंग आपको दिखाई दे रही होगी, तो डरिए मत। पहली हेडिंग कह रहा है वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा। जब हम लोग बचत करेंगे बच्चों, तो जब हम वृद्धा होंगे तो सामाजिक क्रियाएं हैं कि लोग जवान होंगे तो बूढ़े जरूर होंगे ना। तो जो वृद्धावस्था होती है ये सबसे कठिन अवस्था बोली जाती है लोगों की। जब लोग बचपन से पैसा कमाए रहेंगे, व्यवसाय करके पैसा इकट्ठा करे रहेंगे, तो वृद्धावस्था में उनको मदद मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो इसलिए जो बचत की जाती है वो वृद्धा अवस्था में आर्थिक सुरक्षा के लिए की जाती है। अगली हेडिंग देखेंगे बच्चों, बच्चों के विवाह में सहायता। अगर हम लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा, गार्जियन के पास, जो हमारे माता पिता हैं, जो हमारे मुखिया लोग हैं, अगर उनके पास पैसे का बचत नहीं रहेगा, वो जैसे पैसा कमा के ला रहे हैं वैसे उड़ा दे रहे हैं, तो वो बच्चों को विवाह कैसे करेंगे। ये भी एक परिवार की वो है क्रिया कि अगर विवाह नहीं होगा तो घर में रहेंगे तो उनकी आवश्यकता पूर्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए जो है मुखिया को चाहिए कि वो क्या करें, बचत करें। क्या करें, बचत करें। तो मुखिया को बचत करना बहुत ही अनिवार्य है। तो इसलिए अगर हम वो बचत करते हैं तो बच्चों के विवाह में क्या होगा, सहायता मिलेगी। तीसरा हेडिंग क्या है, आकस्मिक संकटों में सहायता। आकस्मिक मतलब होता है जो बिना बताए मेहमान जैसे आ जाते हैं, वैसे समस्या है कि आकस्मिक संकट, जैसे कि आप चाय बना रहे हैं और चाय बनाते बनाते आपका ध्यान मोबाइल में चला गया, चाय पूरी बह गई और आपके पैर में आके लग गया, तो पूरा पैर आपका क्या हो गया, जल गया। या आप पे घर में कोई मेहमान आया, पूड़ी बना रहे हो, ध्यान आपका मोबाइल में है, तो पूड़ी का जो तेल है, जो गरम गरम तेल है, उसमें आप पूड़ी की जगह अपना हाथवा ना डाल दीजिए, तब ऐसे क्या होगा, उससे बोलेंगे आकस्मिक संकट। तो ऐसे संकट को, उस संकट में अगर हम बचत नहीं किए रहेंगे तो कैसे इसमें हम लोग सहायता ले सकेंगे। जब तक पैसा नहीं है तब तक डॉक्टर भी नहीं सुनेगा ना। तो इसलिए हमें बचत करना बहुत ही अनिवार्य है। अगली हेडिंग देखेंगे कि जो सामाजिक कार्यों में सहायता मिलती है। अगर जैसे कि गांव में कोई फंक्शन हो रहा है, कोई प्रोग्राम हो रहा है, तो उसमें आपका भी सहयोग होना बहुत जरूरी, नहीं तो आप वहां पे नहीं जा पाओगे। आज के लोग देखते हो ना, कुछ काम करते हैं, भंडारा वगैरह करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, तो उसमें आपका भी सहयोग लेते हैं। अगर आप बचत नहीं किए रहोगे तो सामाजिक कार्यों में कैसे उसमें आप अपना पार्टिसिपेट करोगे। तो इसलिए बचत करना सामाजिक कार्यों में भी सहायता होती है। अगर बचत नहीं करोगे बच्चों तो सामाजिक कार्य कैसे हो पाएंगे, बताइए। तो इसलिए जो है बचत के कितने उद्देश्य होते हैं बच्चों, 4 उद्देश्य होते हैं, 4 उद्देश्य। पहला, वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा, बच्चों के विवाह में सहायता, आकस्मिक संकटों में सहायता, सामाजिक कार्यों में सहायता। ऐसे मैंने बचत के 4 उद्देश्य बताए हैं बच्चों। कॉपी पेन उठाइए और इसको लिख लीजिएगा, और जितने भी बच्चे हमारे स्कूल से जुड़े हुए हैं वो जरूर इसको नोट करने के बाद हमें व्हाट्सएप पे करेंगे, और हमारा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिएगा आप लोग, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसके बारे में। 6393 046 747, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करिएगा। अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पे कॉल मैसेज करके बता सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं बच्चों घर पे हो,
सुरक्षित रहो और वीडियो के माध्यम से जितनी भी क्लास लगाई जा रही हैं उसको निरंतर देखिए। लेकिन आप लोग एक गलत काम करते हो, आप लाइक नहीं करते हो, हम टीचरों का हौसला नहीं बढ़ाते हो, आप कमेंट भी नहीं करते हो, तो ये गलत बात है ना। आप मेरी जगह आप खुद रख के देखिए, आपको भी ऐसे समस्याएं होंगी। जब तक आप अपनी प्रतिक्रिया इस पे नहीं दोगे, यूट्यूब पर नहीं दोगे बच्चों, तब तक हमें कैसे पता चलेगा हम लोग कैसे पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों एक्टिव रहो और लाइक करो और चैनल को प्रोवाइड करो, आगे बढ़े, ताकि दूसरे लोग देखें, बच्चे देखें, पढ़ें और वो आगे बढ़ें। थैंक यू माय ऑल।